गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा विषय है फॉरगेटिंग, जिसे विस्मृति या भूलना भी कहते हैं। विस्मृति या भूलना से हमारा तात्पर्य है जो भी इंफॉर्मेशन हमारे शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म मेमोरी में प्रेजेंट है वो या तो समाप्त हो गई हैं या वो परिवर्तित हो गई हैं, जिसकी वजह से हम उन इंफॉर्मेशन को उस फॉर्म में रिट्रीव नहीं कर पाते जिस फॉर्म में उनकी स्टोरेज की गई थी। जहाँ तक बात है फॉरगेटिंग की, फॉरगेटिंग सुनने में एक नकारात्मक शब्द लगता है, एक नकारात्मक क्रिया लगती है, लेकिन ये हमारे मस्तिष्क और हमारी मेमोरी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए आवश्यक है। क्योंकि जहाँ तक मेमोरी स्टोरेज की बात है, मेमोरी स्टोर करना हमारे मस्तिष्क के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार से उन मेमोरीज़ को आवश्यकता अनुसार स्टोर करना और जो मेमोरीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं हैं उनको बाहर करना भी मस्तिष्क के लिए आवश्यक हो जाता है। फॉरगेटिंग जो है वो जो आउटडेटेड इंफॉर्मेशंस हैं उनको मस्तिष्क से बाहर करने में हमारी मदद करती है। इसके अलावा जो कई एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जिनको जनरलाइज किया जा सकता है। ब्रेन ऑटोमेटिकली इन इंफॉर्मेशंस को जनरलाइज कर लेता है जो और उनकी डिटेल्स है उनको वेनिश कर देता है, उनको गायब कर देता है, जिससे इन इंफॉर्मेशन का रिकंस्ट्रक्शन होता है। ये इंफॉर्मेशंस नए ढंग से संचित होती है और भविष्य में व्यक्ति उन इंफॉर्मेशन के आधार पर ज़्यादा इफ़ेक्टिवली रिस्पॉन्स दे सकता है। फॉरगेटिंग हमें ये याद रखने में मदद रखती है जो कि हमारे लिए आवश्यक है, जो भविष्य में हमारे यूज़ आना है, उस तरीके की इन्फॉर्मेशन को हम याद रखते हैं और अनावश्यक इन्फॉर्मेशंस को हम भूल जाते हैं। ये इसलिए ज़रूरी है कि यदि हम सारी बातें याद रखेंगे तो हमारे ब्रेन में इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगा। बहुत सारी ऐसी सूचनाएं हम वातावरण से लेते हैं जिन सूचनाओं की हमें बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वातावरण में बहुत सारी सूचनाएं उपलब्ध हैं, सबकी ओर हमारा ध्यान जाता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि सभी इंफॉर्मेशंस हमारे लिए रेलेवेंट हो। तो ऐसी सूचनाओं को भूल जाना आवश्यक होता है और तभी हमारे जो मेमोरी है वो प्रॉपरली फंक्शन कर सकती है। आप ये देखिए कि जब आप मकान को रेनोवेट करते हैं या कोई भी जगह नए ढंग से अरेंज करते हैं तो वहाँ से पुराने सामान को, ऐसे सामान को जिसका भविष्य में कोई यूज़ नहीं होना या जो चीज़ें ख़राब हो गई हैं उनको आप हटा देते हैं और उसके बाद ही चीज़ों को रीअरेंज करते हैं या रेनोवेट करते हैं। तो जब तक आप पुरानी चीज़ों को नहीं हटाएंगे, जो चीज़ बेकार हो गई हैं, जिनका कोई यूज़ नहीं आने वाला, तब तक आप नई चीज़ों को, नए ऑब्जेक्ट्स को वहाँ पर नहीं रख सकते। तो इसलिए जब तक हमारे मस्तिष्क में से ऐसी मेमोरीज़ डिलीट नहीं हो जाती, गायब नहीं हो जाती, जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है, तब तक हम नई सूचनाओं का भंडारण करने में अपने को असमर्थ पाएंगे और ये सब प्रोसेस ऑटोमेटिक हो रही होती है, आपको इसमें कोई एफर्ट नहीं करना होता। इसके बाद हम देखते हैं कि फॉरगेटिंग को विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने किस प्रकार परिभाषित किया है। सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है ड्रेवर की। ड्रेवर ने अपने शब्दों में फॉरगेटिंग को परिभाषित करते हुए कहा है कि फॉरगेटिंग से हमारा तात्पर्य किसी ऐसे अनुभव को याद करने में फेलियर से है जिसको हम याद करने की कोशिश कर रहे हैं, या ऐसे कार्य करने में असफलता है जो कि हमने पहले सीखा था। यानी ड्रेवर ये कहते हैं कि जब हम अपनी किसी पुरानी इन्फॉर्मेशन को याद नहीं कर पाते, किसी अपने ऐसे अनुभव जो कि हम सीख चुके हैं, जो हमें पता है, जो हमें याद है, उसको हम किसी समय याद नहीं कर पाते, पुनः स्मृति नहीं कर पाते, तो उसे हम विस्मरण कहेंगे। इसी तरीके से जब हम पहले सीखे हुए कार्य को करने में अपने को असमर्थ पाते हैं तो वो भी विस्मरण का ही एक प्रकार होता है। इसके बाद जो दूसरी डेफिनेशन हमारे पास है वो है मन की। मन कहते हैं कि फॉरगेटिंग एक लॉस है, एक हानि है,
जो कि टेम्परेरी भी हो सकती है और परमानेंट भी हो सकती है। यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट किया है कि फॉरगेटिंग हमेशा परमानेंट नहीं होती, स्थायी नहीं होती, बल्कि ये अस्थायी भी होती है। जैसे हमें लगता है कि हम भूल गए, लेकिन वो हमारी स्टोरेज में, हमारी मेमोरी में उपस्थित होती है। अच्छा, मैं फॉरगेटिंग इज़ द लॉस परमानेंट और टेम्परेरी। किस चीज़ का लॉस है? ऑफ द एबिलिटी टू रिकॉल और रिकॉग्नाइज। यानी हम किसी चीज़ को या तो याद नहीं कर पा रहे या पहचान नहीं पा रहे, जो कि हमने पहले सीख रखी थी, जो कि हमें पहले आती थी। तो मन भी यही कह रहे हैं कि फॉरगेटिंग में हमारे पास जो पहले इन्फॉर्मेशन उपलब्ध हैं, हम उनको या तो याद नहीं कर पाते, या उन इन्फॉर्मेशंस के आधार पर जो हम कुछ दूसरी इन्फॉर्मेशंस को पहचानते हैं, उनको हम पहचान नहीं पाते। तो इस प्रकार दोनों ही डेफिनेशंस में ये बात बहुत क्लियर हो जाती है कि फॉरगेटिंग में हम जो हमारी याद करने की जो योग्यता है, वो टेम्परेरी या परमानेंट रूप से समाप्त हो जाती है। हम उन इन्फॉर्मेशंस को रिट्रीव नहीं कर पाते। अब बात आती है कि फॉरगेटिंग का स्वरूप किस प्रकार का होता है। इस विषय में हमारे पास दो विचारधाराएं उपलब्ध हैं। पहली विचारधारा है जो ये कहती है कि विस्मरण एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, यानी फॉरगेटिंग में कोई एक्टिविटी नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली अपने आप धीरे धीरे हो जाती है। और इस विचारधारा के सबसे बड़े समर्थक हैं एबिंगहॉस। एबिंगहॉस ने 1885 में मेमोरी पर अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे और उन्होंने विस्मरण वक्र दिया था, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। उन्होंने अपने रिसर्च पेपर में 1890 में ये सजेशन दिया कि मेमोरीज जो होती हैं वो हमारे विचारों में साहचर्य स्थापित होने से होती है। और ये जो अप्रोच थी, उन्होंने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि नए एसोसिएशन कैसे डेवलप होते हैं। उन्होंने साथ ही साथ ये भी क्लियर करा कि मेमोरी एक पैसिव प्रोसेस होती है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि एबिंगहॉस ने नॉनसेंस सिलेबस के साथ काम किया, और ये नॉनसेंस सिलेबस या निरर्थक शब्द उन्होंने इसलिए यूज़ करे ताकि जो हमारी पुरानी मेमोरी है उसका उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। और इन निरर्थक शब्दों के साथ काम करते हुए उन्होंने ये पाया कि एक समय के बाद ये जो लर्निंग है वो समाप्त होने लग जाती है। तो उसके बारे में हम अभी डिटेल में आगे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं फिर से बताती हूँ कि एबिंगहॉस ने ये कहा कि फॉरगेटिंग एक पैसिव प्रोसेस है, निष्क्रिय प्रक्रिया है। हम सिंपली इन्फॉर्मेशन को ग्रहण करते हैं, धारण करते हैं और याद करते हैं, और जिसमें जो इन्फॉर्मेशन यूज़ नहीं करी जा रही, जिसका उपयोग नहीं किया जा रहा, जिस पे रिहर्सल नहीं की जा रही, वो समय के साथ साथ धूमिल हो जाती है। जैसे सनलाइट में रखी फ़ोटो, उसमें कोई प्रोसेसिंग नहीं हो रही है। फ़ोटो या कोई भी आप रंगीन कपड़ा यदि लंबे समय तक धूप में रख दे, तो समय के साथ साथ उसका रंग समाप्त हो जाता है। और उन्होंने ये बात अपने एक्सपेरिमेंट में पाई कि जितना ज़्यादा आइटम्स को रिपीट किया जाता है, अभ्यास किया जाता है, उसको याद करने में कम समय लगता है। और जितने लंबे समय अंतराल के बाद लिस्ट याद करी जाती है, तो अधिकतर सामग्री जो है भूल जाती है, और जो ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन होती है वो समय के साथ समाप्त हो जाती है। तो इस तरीके से इस सिद्धांत के अनुसार फॉरगेटिंग पैसिव होती है, यानी हमारी जो मेमोरी है उसमें किसी प्रकार की प्रोसेसिंग ना होने पर फॉरगेटिंग हो जाती है। दूसरी जो विचारधारा है वो ये मानती है कि फॉरगेटिंग की प्रकृति एक्टिव होती है, सक्रिय होती है। एबिंगहॉस की विचारधारा को बहुत सारे विद्वानों ने नकारा, और उन्होंने अपने प्रयोगों में ये सिद्ध किया कि एक्चुअली समय के साथ फॉरगेटिंग नहीं होती, बल्कि उस समय जो वो समय बीत रहा है, उस समय क्या प्रक्रिया घटित हो रही है, वो चीज़ ये निश्चित करती है कि
कितनी मात्रा में फॉरगेटिंग होगी। इसमें कई विद्वानों ने अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये चीज़ की पुष्टि करी, जिसमें मुख्य नाम है जेनकिंस एंड डेलनबर्ग, म्यूलर एंड पिल्जेकर, मेल्टन एंड इरविन। ये जो विद्वान थे, इन्होंने ये पाया कि फॉरगेटिंग इसलिए होती है क्योंकि जो मेमोरी ट्रेसेस होते हैं, जब हम कुछ सीखते हैं तो हमारे मस्तिष्क में मेमोरी ट्रेसेस अंकित होते हैं, और जब ये मेमोरी ट्रेसेस डिस्टर्ब्ड होते हैं या किसी प्रकार से जो दूसरी मेमोरी आने से वो ढक जाते हैं या खंडित हो जाते हैं, तब हमें उन मेमोरी ट्रेसेस को रिट्रीव करने में दिक्कत होती है। और यही वजह है कि उन्होंने ये माना कि जो फॉरगेटिंग होती है वो इंटरफेरेंस का परिणाम है। इंटरफेरेंस यानी बाधा। और ये बाधा कब पड़ती है? ओरिजिनल लर्निंग के बाद जब आप कुछ काम कर रहे हैं, वो जो ओरिजिनल लर्निंग के ट्रेसेस हैं वो या तो पूरी तरीके से दृढ़ नहीं हो पाते, या उसमें नए ट्रेसेस जो हैं वो इंटरप्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो ओरिजिनल लर्निंग है उसको रिट्रीव नहीं किया जाता। तो इस प्रकार से ये दो विचारधाराएं सामने आती हैं, और दोनों अपने अलग अलग पक्ष सामने लग रही हैं। लेकिन यदि देखा जाए तो ये दोनों विचारधाराएं आपस में इंटरकनेक्टेड है। इनको पूरी तरीके से अलग नहीं किया जाता, क्योंकि हमारी बहुत सारी जो विस्मरण होता है वो समय के साथ होता है, समय बीतने के साथ होता है। और मोरओवर ये भी बात है कि उस समय में हमने क्या किया है वो उसमें एक रोल प्ले करता है। तो हम ये मानकर चलेंगे कि फॉरगेटिंग एक्टिव प्रोसेस भी है और पैसिव प्रोसेस भी है। अगला विषय जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे वो है फॉरगेटिंग कर्व। और फॉरगेटिंग कर्व से हमारा क्या तात्पर्य है? हिंदी में इसे विस्मरण वक्र या विस्मृति वक्र कहा जाता है। और जो फॉरगेटिंग कर्व है वो ये एक्सप्लेन करता है कि किस तरीके से समय बीतने के साथ साथ हमारे मस्तिष्क की जो इन्फॉर्मेशन स्टोर करने की कैपेसिटी है, या जो जो धारण करने की क्षमता है, वो कैसे कम होती जाती है। फॉरगेटिंग कर्व का कॉन्सेप्ट 1885 में जर्मन साइकोलॉजिस्ट हर्मन एबिंगहॉस ने दिया था, और जिनके सम्मान में इसे एबिंगहॉस कर्व भी कहा जाता है। एबिंगहॉस ने सर्वप्रथम स्मृति के क्षेत्र में एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की नींव रखी, और वो ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने फॉरगेटिंग के फील्ड में एक प्रयोगात्मक विधि से काम करने की कोशिश करी, वैज्ञानिक विधि से काम करने की कोशिश करी। एबिंगहॉस ने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए, उन्होंने अपना सब्जेक्ट खुद को बनाया, और इसके लिए उन्होंने कुछ आइटम्स क्रिएट करे जिसे उन्होंने नॉनसेंस सिलेबस का नाम दिया। नॉनसेंस सिलेबस से तात्पर्य ऐसे 3 लेटर वर्ड से है जिसमें कॉन्सोनेंट, वॉवेल, कॉन्सोनेंट, CVC 3 लेटर्स होते हैं। और इन लेटर्स के जो वर्ड्स बनते हैं उनका नेचर इस प्रकार का होता है कि उनका कोई मीनिंग नहीं निकलता। ऐसे उन्होंने 2300 नॉनसेंस सिलेबस क्रिएट करे, और इन जो आइटम्स थे उनकी विभिन्न लिस्ट बनाई, और जब एक्सपेरिमेंट किया तो इन लिस्ट को उन्होंने अलग अलग समय अंतराल पर अपने ऊपर उसका प्रयोग किया। वो जैसे एक लिस्ट याद करते थे, उसके बाद कुछ समय अंतराल के बाद फिर दोबारा से उस लिस्ट को याद करके और उसका रिकॉल करते थे, और इस तरीके से फिर अलग समय अंतराल के बाद उस लिस्ट को याद करके रिकॉल करते थे। और इस प्रकार से जो डेटा प्राप्त हुआ उसको उन्होंने रिकॉर्ड किया, और जितनी फॉरगेटिंग हुई, जितना परसेंट वो रिकॉल कर पाए, इस बेसिस पर उन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया। जो ग्राफ प्लॉट हुआ उसको उन्होंने फॉरगेटिंग कर्व का नाम दिया। उन्होंने पाया कि
जो फॉरगेटिंग होती है वो नेचर में एक्सपोनेंशियल होती है, आनुपातिक होती है। और एबिंगहॉस ने अपनी इस फाइंडिंग को 1885 में अपनी पुस्तक में प्रकाशित किया। वो जर्मन भाषा में थी और 1913 में इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद प्रस्तुत हुआ, मेमोरी अ कंट्रीब्यूशन टू एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। तो कई जगह पर ऐसा भी होगा कि आपको ये 1913 लिखा मिलेगा, बट मूल रूप से ये सिद्धांत 1885 में उनकी जर्मन पुस्तक में प्रस्तुत किया गया था। तो ये जो आप यहाँ स्क्रीन पर चित्र देख पा रहे हैं, ये फॉरगेटिंग कर्व की पिक्चर है। और यहाँ पर ये देखिए कि किस तरीके से फॉरगेटिंग हो रही है। ये जब लिस्ट के आइटम्स को अलग अलग समय अंतराल पर रिकॉल किया गया तो कितने % रिकॉल कर पाए हैं। यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उस पर आप देख पा रहे हैं इलैप्स टाइम, यानी कितना समय बीता सीखने के बाद से, और वर्टिकल एक्सिस पर आप देख पा रहे हैं % ऑफ रिटेंशन। तो यहाँ देखिए जब शुरुआत में रिकॉल किया गया तो 100% था। 20 मिनट के बाद ये रिकॉल लगभग 50% पहुँच गया। 60 मिनट के बाद जब रिकॉल किया गया, रिटेंशन का मापन किया गया, तो ये 40% से भी कम रह गया। 9 घंटे के बाद भी रिकॉल करीब करीब 30% के आसपास है। एक दिन के बाद रिकॉल 30% से भी कम हो गया है। और इसी तरीके से जैसे जैसे समय अंतराल बीतता गया है, 31 दिन के बाद ये जो इन्फॉर्मेशन है ये केवल 10% रिकॉल करी जा सकी। इस प्रकार ये जो वक्र है वो ये दिखाता है कि ओवर द पीरियड, समय बीतने के साथ साथ किस तरीके से रिकॉल % में कमी आती है, किस तरीके से ग्राफ नीचे की ओर गिरता है। और फॉरगेटिंग कर्व एक तरीके से एक्सपोनेंशियल लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन दिखाता है। एक आनुपातिक रूप से इंफॉर्मेशन का जो लॉस है उसको शो करता है, जो कि एक व्यक्ति ने सीख रखी होती है। देखिए जो बात मैंने आपको अभी बताई वो यहाँ पर स्पष्ट करी जा रही है कि इट रफली स्टेट्स दैट जस्ट 20 मिनट्स आफ्टर लर्निंग वी कैन ओनली रिकॉल 60% ऑफ व्हाट वी हैव लर्नड। यानी करीब 40% इन्फॉर्मेशन का लॉस हो गया है। हम केवल 60% जो मात्रा है उसको लर्न कर पा रहे हैं। और इसी तरीके से 1 घंटे के बाद केवल 45%, और 1 दिन के बाद केवल 34%, 6 दिन के बाद केवल 23% रिकॉल किया गया, और 31 दिन के बाद केवल 15% जो है वो याद कर पाया गया। तो इस तरीके से ये वक्र जो है ये दिखाता है कि किस तरीके से हमारे जो रिटेंशन है वो समय के साथ साथ वीक होती जाती है। अब हम देखते हैं कि फॉरगेटिंग कर्व की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। फॉरगेटिंग कर्व नेचर में एक्सपोनेंशियल होता है क्योंकि शुरू में जो लॉस होता है वो तीव्र गति से होता है और बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन समय बीतने के साथ साथ रेट ऑफ मेमोरी लॉस कम हो जाता है और शुरुआत की तुलना में बाद में फॉरगेटिंग कंपैरेटिवली स्लो होती है और फिर धीरे धीरे ये बहुत कम हो जाती है। एबिंगहॉस के पब्लिकेशन में उन्होंने फॉरगेटिंग का मेज़रमेंट करने के लिए एक इक्वेशन भी दी, और ये जो इक्वेशन थी वो उन्होंने इस तरीके से करी। देखिए ये जो फॉर्मूला है ये ओरिजिनली जो एबिंगहॉस की बुक थी उसमें उन्होंने पब्लिश किया था, और इसमें बेसिकली जो फॉर्मूला आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, इसमें बी जो स्टैंड कर रहा है वो सेविंग को एक्सप्रेस कर रहा है % के रूप में, और जो टी है टी टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। बाकी ये थोड़ा सा मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल टाइप का फॉर्मूला है जो बाद में सिंप्लीफाई करके सेविंग मेथड के फॉर्मूला के रूप में सामने आया। समय बीतने के साथ साथ फॉरगेटिंग होती जाती है, लेकिन एबिंगहॉस ने अपने अध्ययन में ये भी पाया कि यदि
सामग्री की ओवर लर्निंग करी जाती है। जितना ज़्यादा सामग्री का रिपीटिशन किया जाता है, इन्फॉर्मेशन का रिपीटिशन किया जाता है, उतना ही जो भूलना होता है वो कम होता है। यानी ओवर लर्न मटीरियल की जो फॉरगेटिंग है वो शैलोअर होती है, यानी कम होती जाती है। और एक और फैक्टर जो उन्होंने पाया कि विभिन्न व्यक्तियों के बीच में जो रेट ऑफ फॉरगेटिंग है वो अलग होता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका सीखने का तरीका अलग होता है। उनका जो निमोनिक स्ट्रैटेजी यूज़ करने का, निमोनिक स्ट्रैटेजीज़ कहते हैं मेमोराइज़ करने के मेथड्स को, वो अलग होते हैं। तो उन्होंने अपने अध्ययनों के आधार पर ये बात भी कही कि जितना ज़्यादा आप मटेरियल को ओवर लर्न करेंगे और जितना एफिशिएंटली आप निमोनिक मेथड्स आप यूज़ करेंगे, उतना ज़्यादा आपकी लर्निंग अच्छी होगी और ओवर द पीरियड फॉरगेटिंग कम होगी। तो यहाँ पर ये जो आप ग्राफ देख पा रहे हैं, ये है ओवरकमिंग द कर्व, यानी जो फॉरगेटिंग रैपिडली हो रही है उसको आप किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने जो मेथड सजेस्ट किया, उन्होंने कहा कि स्पेस्ड रेपिटेशन होना चाहिए, कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपने ओरिजिनली सीखी है उसका निश्चित समय अंतराल के बाद रिपीटेशन होना चाहिए। यहाँ पर मैं ये बात हाईलाइट कर रही हूँ कि रिपीटेशन एक निश्चित अंतराल पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में आप 10 बार रिपीट कर लें तो वो इफ़ेक्टिव नहीं होगा, बल्कि उन्होंने ये स्पष्ट किया कि कितने समय के बाद रिपीटेशन होना चाहिए। देखिए यहाँ पर यदि आप देख पा रहे हैं तो ये देखिए कि अब जैसे कुछ भी लर्न किया जा रहा है तो क्लास के तुरंत 10 मिनट बाद यदि आप रिकॉल करते हैं तो ये देखिए, नोटिस हाउ लेस इज़ फॉरगेटन। अब ये जो आप देख रहे हैं रिमेंबर्ड, आप शो कर रहे हैं कि आप 1 मंथ के बाद लगभग जो आपका रिकॉल है वो 10% से कम है। उसके बाद अगला जो आप याद करेंगे, रिवाइज़ करेंगे, वो 1 दिन के बाद करेंगे। और जब आप उसका रिकॉल परसेंटेज या महीने के बाद देख रहे हैं तो येलो लाइन जो आपको दिखाई दे रही है, रिकॉल परसेंटेज ज़्यादा हो गया है। फिर नेक्स्ट रिपीटिशन 1 हफ्ते के बाद, तो ये अब रिकॉल परसेंटेज लगभग 60% तक आ गया है। और जो चौथा रिवीज़न है वो आप कर रहे हैं करीब 1 महीने के बाद, तो ये इन्फॉर्मेशन लगभग 80% जो है वो याद रह पाती है। तो इस तरीके से अलग अलग समय अंतराल पर स्पेस्ड रिपीटिशन के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन है उसको यदि रिपीट किया जाता है तो वो इन्फॉर्मेशन लंबे समय तक याद रहती है। देखिए यही बात यहाँ पर अगले स्टेटमेंट में कहा जा रही है कि जितना समय अंतराल रखते हुए अलग अलग जो रिपीटिशन हो रहे हैं उनके बीच में निश्चित समय अंतराल होना चाहिए। और इससे क्या होता है कि ब्रेन जो है वो मेमोरी को रिकंस्ट्रक्ट करता है और उसकी स्ट्रेंथनिंग होती है, मजबूती आती जाती है जो भी मटेरियल आपने याद कर रखा है। और ये बात भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। उन्होंने ये हाइपोथाइज करा, ये उपकल्पना बनाई कि यदि व्यक्ति को निमोनिक टेक्निक्स में ट्रेन किया जाए तो वो फॉरगेटिंग पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। यानी यदि व्यक्ति को निमोनिक मेथड्स का, निमोनिक टेक्निक्स का प्रॉपर यूज़ यदि आ जाए तो उसकी मेमोरी शार्प होगी और फॉरगेटिंग कम होगी। तो इस प्रकार से हरमन एबिंगहॉस ने अपने विस्मरण वक्र में यह स्पष्ट किया कि यदि हम किसी मटेरियल को, किसी इन्फॉर्मेशन को लर्न कर रहे हैं और उसका प्रॉपर रिपीटिशन नहीं कर रहे तो वो इन्फॉर्मेशन समय के साथ साथ फेड हो जाएगी और समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से यह आवश्यक है कि अलग अलग निश्चित अंतराल पर आप जो भी इन्फॉर्मेशन आप रिटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, याद रखने की कोशिश कर रहे हैं, उसका विभिन्न समय अंतरालों पर एक बार रिवीजन ज़रूर करते रहें। और ये टिप भी है कि ये हर एक सब्जेक्ट में लागू होता है, आपकी हर एक लर्निंग में लागू होता है कि आप
कोई भी सब्जेक्ट यदि याद कर रहे हैं, कुछ भी याद रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो अलग अलग समय अंतराल पर उसको आप रिव्यू करते रहें, एक बार रिवाइज करते रहें, बाकी काम ब्रेन अपने आप कर लेगा। जो इस तरीके से आप इन्फॉर्मेशन लर्न कर रहे हैं उसकी मेमोरी लंबे समय तक आपके ब्रेन में अंकित हो जाती है, और मेमोरी ट्रेसेस यदि हम ये कहें कि परमानेंट हो जाते हैं तो कुछ गलत नहीं होगा। तो इस प्रकार से आज का हमारा लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम ये जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो विस्मरण का कारण बनते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।